हेलो स्टूडेंट्स, सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया अकाउंट्स का। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का, चूंकि अगला एग्ज़ाम बिजनेस स्टडीज़ का, तो बिजनेस स्टडीज़ का सेम उसी तरह से चैप्टर वाइज सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका पूरा कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। और याद रखना, पिछले वाले वीडियो में हम बोलना भूल गए थे कि जो PDF है ये 108 पेज का था, वो हम टेलीग्राम में भी भेज दिए थे। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, वहाँ भी भेज दिए थे और अपने एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दिए थे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिए थे, ताकि वो प्रिंट, बहुत बच्चा बोला कि सर हम उसको प्रिंट कर लिए थे और पूरा पढ़ लिए थे। अब पूरा पढ़ लिए थे तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर गया। तो आप लोगों को भी, चूंकि अभी बन ही रहा है, रेडी नहीं हुआ है, अभी 2 चैप्टर का रेडी हुआ है इसमें, तो ये एप्लीकेशन पे याद रखिएगा, फाइनल होगा तब जाएगा टेलीग्राम वगैरह में। अभी एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में ये डाला हुआ रहेगा। कैसे देखेंगे? तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन करने में आएगा लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है, अपना नाम नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करना, अपना नाम डालना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। नहीं तो आपके स्क्रीन पे जो किनारे में 3 लाइन होगा ना, उसमें जाइएगा तो फ्री मटेरियल दिखेगा। फ्री मटेरियल में जब जाइएगा तो आपको मॉडल 2025 के नाम से ये फोल्डर दिखेगा और वहाँ पे ये मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके गैलरी में चला जाएगा और फिर आप आराम से उसको प्रिंट करके या लिख के जैसे भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का आज से हम लोग। और ये ध्यान देना है कि 25-26 का बैच हम लोग का स्टार्ट हो गया एडमिशन के लिए। कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन स्टार्ट है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ना है। जो बच्चे प्योर ऑनलाइन वाले हैं उनका अलग बैच रहेगा, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाले हैं उनका अलग बैच रहेगा। तो आप हमारे एप्लीकेशन से कोर्सेज खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मोड के लिए सारा एप्लीकेशन पे कोर्स डाल दिया गया, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। सेपरेट पेपर भी मिलेगा, कॉम्बो पेपर भी मिलेगा। और ऑफलाइन के लिए हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेरी है, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर किसी भी तरह का क्वेरी रहेगा तो ये नंबर है हमारा, इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का ये एग्जामिनेशन 2025 के लिए 22 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट VBI क्वेश्चन, ये याद रखना, इससे बाहर नहीं आएगा, लिखा भी इससे बाहर नहीं आएगा। और आप लोगों को अब ट्राई कर चुके हैं, सबको अच्छा लगा कि अकाउंट्स में आ गया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चैप्टर वाइज है ये, चैप्टर 1 का हम बात कर रहे हैं। समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये जैक 2023 में पूछा। हम लोगों ने क्या क्या है, कुछ भी तिगड़म नहीं लगा है। इकोनॉमिक्स में बहुत परेशान हुए, बहुत सारे बच्चे बोलता है, बहुत सारे बच्चा खराब गया एग्ज़ाम, क्योंकि MCQ बहुत कम मैच किया था, बाकी सब मैच किया था, MCQ बहुत कम मैच किया था। इसलिए हम लोग टारगेट लगाएं, अपनी स्ट्रेटजी बदल दिए। बोले जब जैक बदल दिया सिस्टम, तो हम लोग भी अपना सिस्टम बदल दिया और एक दिन में पूरा का पूरा 108 पेज का अकाउंट सॉल्व किए थे। और इसी तरह से इसमें भी 100 पेज का एक दिन में हम लोग पूरा सॉल्व करके देंगे, टेंशन मत लो। सारा जैक का क्वेश्चन उठा लिए कि तुम जाओगे कहाँ से, कहाँ बाहर जाएगा, तो सारा जैक का क्वेश्चन उठा लिए, इसलिए आपका क्वेश्चन मैच किया था। ये 2023 का क्वेश्चन है। बोलता है कि समन्वय कौन स्थापित करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, और इनमें से कोई नहीं। तो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। समन्वय स्थापित करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, ये 2017-2023 में पूछा है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो मैनेजमेंट का नेचर है कि मैनेजमेंट जन्मजात प्रतिभा है और अर्जित प्रतिभा दोनों है। बोलता है कि बोथ इनबोर्न, मैनेजमेंट क्या है, इनबोर्न है और एक्वायर्ड, दोनों एबिलिटी है। किसी में जन्म से ही मैनेजमेंट आ जाता है और कोई उसको सीखता है, पढ़ता है। तो इनबोर्न क्वालिटी भी है और सीखता भी है लोग। लिखा है प्रबंध एक पेशा या कथन किसका है? बहुत बार पूछता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये स्टेटमेंट है अमेरिकन प्रोफेशनल एसोसिएशन का, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ये कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो इसका ऑप्शन बी होगा। समाज का प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो बोलता है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? कर्मचारियों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए, तो सभी के लिए। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के लिए। प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट इज, ये 2017, 19 और 23 में पूछा है। आर्ट है, साइंस है, दोनों है, तो दोनों है। मैनेजमेंट क्या है? दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। किन अधिकारियों का चयन होता है? सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, जैक 2023 में पूछा है। निम्न श्रेणी के अधिकारियों का चयन होता है।
मध्य श्रेणी के अधिकारियों का चयन होता है, उच्च श्रेणी के अधिकारियों का चयन होता है, और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया है कि सिलेक्शन किसका करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, किस तरह के अधिकारियों का चयन होता है, टॉप लेवल का होता है, मिडिल लेवल का होता है, लोअर लेवल का। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी अधिकारियों का चुनाव होता है, सभी अधिकारियों का चयन होता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। 2023 में पूछा है कि मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोलिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सारा कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारा कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे लिखा है पर्यवेक्षक किसके बीच कड़ी का काम करता है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। 2023 में पूछा है सुपरवाइजर किसके बीच में लिंक का काम करता है, तो मिडिल लेवल और वर्कर के बीच में। कहाँ है, वर्कर और मिडिल लेवल के बीच में लिंक का काम करता है टॉप। सुपरवाइजर का काम है वर्कर और मिडिल लेवल को लिंक करना। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा जहां तक कि वे उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉय इट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। किसने कहा था, तो ये ड्रकर का था, पीटर एफ ड्रकर इसका पूरा नाम है। तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा था कि अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चुनेंगे तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। ये हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट। 2024 में पूछा प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो मैनेजमेंट का मेनली अगर मीनिंग देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग होता है। मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग, जहां आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते वहां मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग। तो बोलता है कि बहुत सारा इसका डेफिनेशन भी है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी से संबंधित अगर निर्णय लेना हो तो वो मैनेजमेंट होगा। यहाँ परिभाषा भी दिया हुआ है, बहुत सारे परिभाषा है। FW टेलर का भी परिभाषा अच्छा है, बहुत सारे राइटर्स का परिभाषा आप पढ़े होंगे तो अपने बुक से बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स का परिभाषा भी देख सकते हो। और यहाँ भी एक परिभाषा है, प्रबंध सृजनात्मक और प्रेरणात्मक कार्य है जो मानवीय प्रयासों का के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरण के द्वारा सामग्री, मशीन और धन को सही जगह पे, सार्थक जगह पे लगाता है और उससे सर्वोत्तम जो है रिजल्ट पाता है। ये काम करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटी। प्रबंध जो है वो प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेने की कला है। एडविन एम रॉबिन्स ने प्रबंध की कौन सी परिभाषा दी थी। एडविन एम रॉबिन्स ने प्रबंध की कौन सी परिभाषा दी थी। तो याद रखना कि इनका परिभाषा था कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, उसको चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। ये एडविन का कहना था कि नो बिजनेस कैन रन ऑन इट ओन। अपने ऊपर कोई बिजनेस नहीं चल सकता, उसको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए। प्रबंध का कार्य प्रबंधन से क्या अभिप्राय, व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो कार्य का प्रबंधन से अभिप्राय है कि संस्था में किए जाने वाले कार्यों को लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करेंगे। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो बोलते हैं वर्क, कार्य का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अगर काम का मैनेजमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके नीचे प्रबंध किस प्रकार की व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत मतलब अपने उद्देश्य के लिए। तो प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य में तो बोलता है प्रबंध कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके, मोटिवेट करके, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके और खुला संप्रेषण करके व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव बाई मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या फ़ायदा होता है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, दूसरा प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप और तीसरा ओपन कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर सकता है। एक संगठन अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रबंध के स्तरों से आप क्या समझते हैं। तो आपको मालूम है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, डायरेक्टर आता है, सुपर यहाँ पे डायरेक्टर आएगा, CEO आएगा, CFO आएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर आता है, फोरमैन आता है। सबके अपने काम है, सबके अपने ड्यूटीज़ हैं। अब लिखा है प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है। तो प्रशासन सबसे ऊपर है,
प्रबंध से भी ऊपर प्रशासन है, प्रशासन सबसे ऊपर है, इसके नीचे जस्ट नीचे मैनेजमेंट है, यानी सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके नीचे मैनेजमेंट, बाकी फिर उसके नीचे है। तो यहाँ देखिए प्रशासन नीतियों का निर्धारण करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन पॉलिसी, और पॉलिसी को अप्लाई कौन करता है, तो प्रबंध नीतियों को कार्य रूप देता है, यानी जो पॉलिसी डिसाइड होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है, और मैनेजमेंट उसको लागू करता है। प्रशासन प्रबंध का एक भाग है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ही पार्ट है, और मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है वो जटिल काम है। उसके बाद क्या है, प्रशासन का प्रयोग ज़्यादातर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल, जो ये शब्द है ना, इस शब्द का इस्तेमाल आप सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। जैसे डीसी को हम लोग बोला जाता है प्रशासनिक अधिकारी, तो ये ज़्यादातर सरकारी ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रबंध जो है मैनेजमेंट, वो बिजनेस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रशासन जो है वित्त और उत्पादन तथा वितरण में समन्वय स्थापित करता है, जबकि प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए काम करता है। अब लिखा है क्या प्रबंध एक पेशा है, इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पहले लोग एमबीए करके क्या करता था, पहले लोग एमबीए करके सीधा नौकरी ज्वाइन करता था, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गया है। लोग एमबीए करने के बाद बोलता है हम खुद का ऑफिस खोलेंगे, और हम अपने ऑफिस में जिनको दिक्कत होगा वो हमारे यहाँ आएंगे, हम उनको सेवा देंगे, बदले में उनसे पैसा लेंगे। तो अब थोड़ा सा लोग प्रोफेशनल बन गया है, बोलता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे भैया, हम मेरे पास जो नॉलेज हम दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे, हम खुद के लिए काम करेंगे। तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अब लोगों में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के पीछे जागरूकता बढ़ी है, और लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशनल वे में नहीं लेने लगा है, अब सैलरीड वे में नहीं, प्रोफेशनल वे में लेने लगा। तो प्रबंध को आज के समय में पेशा माना गया है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो बोला प्रबंध की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो पहला है कि प्रबंध, मैनेजमेंट का फीचर्स लिखना है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मानवीय प्रयासों से संबंधित है, रिलेटेड विथ ह्यूमन इफोर्ट्स, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है, मैनेजमेंट इज अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अब लिखा है कि प्रबंध विज्ञान भी है, कला भी है। तो विज्ञान इसलिए है, पूछा जाएगा प्रबंध विज्ञान क्यों है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ साइंस। का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय का अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं तो वो साइंस कहलाता है। तो यहाँ पे भी हम मैनेजमेंट को हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, तो जब हम किसी को सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो वो साइंस कहलाता है। जब हम किसी को सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। इसलिए मैनेजमेंट को भी साइंस माना गया। और कला, आर्ट, आर्ट क्यों माना गया इसको, आर्ट इसलिए माना गया कला, ताकि मैनेजमेंट करना आसान काम नहीं है, ये भी कला है, अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर मैनेजमेंट का कीड़ा डेवलप किए हो, मैनेजमेंट का क्वालिटी डेवलप किए हो, तभी आप मैनेजमेंट कर पाओगे। तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है, कला भी माना जाता है। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है। सब व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट और कला, जो साइंस, दोनों माना गया है। आर्ट देखिए भैया, प्रबंध को समानता कला के रूप में समझा जाता है, क्योंकि कला का अर्थ होता है किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कुशलता का उपयोग करना। और हम लोग यहाँ भी वही काम करते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कुशलता का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं। और साइंस क्यों बोलते हैं, तो साइंस का मतलब था सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार। इसी तरह व्यावसायिक प्रबंध निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। मतलब यहाँ पे जो भी नॉलेज लिया जाता है सिस्टमैटिक नॉलेज लिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि मैनेजमेंट इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उसको सिस्टमैटिक अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक पढ़ने का काम यहाँ है। आगे लिखा है प्रबंध की परिभाषा दीजिए, प्रबंध के 5 कामों का वर्णन कीजिए। तो प्रबंध की परिभाषा आप जानते हैं, प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है, जिससे पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्शंस बाय विच प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, जिसके जरिए हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, पोस्ट डीसी, पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। पोस्ट डीसी याद रखिएगा सब लोग। अब हम लोगों का चैप्टर 2 आ गया। चैप्टर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया और चैप्टर 2 में हम लोग आ गए। 2-2 चैप्टर करके आपको हम देते चले जाएंगे। तो चैप्टर 2 हम लोगों का है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद रखना इस चीज़ को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, तो हेनरी फ्योल का प्रबंध का 14 सिद्धांत है। 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल का दिया हुआ है प्रबंध का, याद रखना। हेनरी फ्योल का प्रबंध का 14 सिद्धांत है। इनका जन्म भी पूछता है, कहाँ जन्म हुआ था,
आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ था? तो 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ था? तो 1913 में, याद रखना। इसके फादर कौन थे? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या हुआ है? तो फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या हुआ है? लाभ हुआ है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर बेनिफिटेड। आगे लिखा है मानसिक क्रांति मूलधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। मेंटल रिवोल्यूशन किसके अंदर हम लोग पढ़ते थे? तो मेंटल रिवोल्यूशन हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते थे। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन का जरूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज का जरूरत है। आप सोचिएगा कि नहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एब्सोल्यूट है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। सब कुछ हमेशा प्रबंध के जो है प्रिंसिपल नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए हैं बाई द एक्सपेरिमेंट डन बाई टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मोशन स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट तो किया है मोशन स्टडी का। दूसरा है फेटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, और तीसरा मोशन स्टडी, फेटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी। तो तीसरा नंबर। एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में तीनों को यूज किया है, मोशन स्टडी, फेटिग स्टडी। मोशन मतलब गति, आपके स्पीड को चेक करेगा। फेटिग मतलब आपके थकान को चेक करेगा। टाइम स्टडी मतलब किसी काम को करने में लगने वाले समय का अध्ययन करता है। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो अभी तो बोल दिया था, डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यूनिवर्सल होता है। तो ऑल ऑफ दीज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएंगे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज। तो मैं बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर थे हेनरी फ्योल, जिसने 14 सिद्धांत दिया था, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, कहाँ पे जन्म हुआ था? तो फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, याद रखना। हेनरी फ्योल कहाँ पे जन्म लिए थे? फ्रांस में। ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले, प्रबंध के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक मैनेजर को मैनेजमेंट के काम को करने में मदद करता है। वैसे रूल्स और रेगुलेशंस जो मैनेजमेंट के काम को करने में क्या करता है? हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स। जो हमको गाइड करता है, मार्गदर्शन हमें देता है, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। समय अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। समय अध्ययन का मतलब क्यों करते हैं समय अध्ययन? टाइम स्टडी। तो किसी काम को करने में लगने वाले समय को अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे हमको ये पता चलेगा कि किस वर्कर की इफ़िशिएंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके काम कार्यकुशलता कितनी है। उससे हमको ये भी पता चल जाता है कि किस वर्कर को ट्रेनिंग देना है और किस वर्कर को ट्रेनिंग नहीं देना है। तो हम हर वर्कर के इफ़िशिएंसी को मेजर करते हैं, इफ़िशिएंसी को चेक करते हैं, किसके ज़रिए? टाइम स्टडी के ज़रिए, समय अध्ययन के ज़रिए। और इसमें हम देखेंगे कि किसी काम को करने में लगने वाले समय का हम लोग अध्ययन करते हैं, समय का स्टडी करते हैं। थकान अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेटिग स्टडी। फेटिग स्टडी का मतलब थकान अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो बोलता है थकान अध्ययन का उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर आराम देना है। हम लोग इसलिए इसका स्टडी करते हैं ताकि हम लगातार रेगुलर गैप में हम हर कर्मचारी को क्या दे सके? आराम दे सके। हर कर्मचारी को हम आराम दे सके कि नियमित अंतराल के पास, कि भैया मान लो अगर लग रहा है 5 घंटा में थक जाता है, हर 5 घंटे के बाद रेस्ट देंगे, ताकि एक वर्कर जो है रेस्ट में रहे हमेशा, और वो जैसे रेस्ट लेगा ना फिर से रिचार्ज होकर आएगा, फिर से रिफ्रेश होकर आएगा। तो थकान अध्ययन इस बात के लिए किया जाता है जिसमें यह जानकारी लिया जाता है कि एक वर्कर कब थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो उसको उस समय रेस्ट दे दीजिए ताकि वो फिर से अपने आप को रिचार्ज करके रिफ्रेश होकर काम पे लौट सके। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक रूप में कैसे लागू होते हैं? हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल? बताओ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल कैसे होते हैं? तो चूंकि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है ना, जो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर जगह पे मैनेजमेंट यूज़ होगा, और जब हर जगह पे मैनेजमेंट यूज़ होगा तो उसके प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई होंगे। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर जगह पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता का नाम बताइए। नेम द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बारे में बताया कि गति अध्ययन और समय अध्ययन के बारे में बता रहा है कि गति अध्ययन और समय अध्ययन का जो है अंतर बताइए। तो चलिए अंतर लिखते हैं।
सबसे पहले ध्यान रखिएगा टाइम है और फिर मोशन। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ टाइम है और यहाँ मोशन है, टाइम है और मोशन है। बोलता है इसका आशय उस अध्ययन से है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक औसत श्रमिक को एक विशेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी इसमें हम टाइम देखते हैं। इट रेफर्स टू द स्टडी अंडर विच इट इज़ डिटरमाइंड हाउ मच टाइम एन एवरेज वर्कर शुड टेक टू बी कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर टास्क। हम लोग इसमें एक देखते हैं कि एक नॉर्मल वर्कर किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगा रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका स्पीड क्या है, गति क्या है, कितने स्पीड से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है एक नॉर्मल वर्कर, और यहाँ देख रहे हैं कि उसका स्पीड क्या है, कितने स्पीड से वो काम कर रहा है। तो इसमें हम स्पीड को चेक करते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कौन लोग है जो स्लो काम कर रहा है, कौन लोग है जो स्लो काम कर रहा है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को नापना है, मेजर करना है टाइम टू बी टेकन टू डू अ वर्क। बोलता है इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ टास्क या कंप्लीटिंग ऑफ टास्क। एक काम को करने में लगने वाले समय का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं, और इसका उद्देश्य होता है काम के दौरान की जाने वाली हरकतों को न्यूनतम करना, कि अगर काम के समय कोई इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोलता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मोमेंट्स मेड ड्यूरिंग द वर्क। काम करने के दौरान जो उसका मूवमेंट्स है उसको आप रोक सकते हैं, जो इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है तो आप देख लीजिएगा कि उसका एक्टिविटी ठीक नहीं है, दाएं बाएं करके समय पास कर रहा है, तो उसको हम रोक सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वो उसे सुंदर और सस्ते ढंग से कैसे करें। एफ.डब्ल्यू. टेलर का डेफिनेशन है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू रियली वांट टू पीपल टू डू एंड वांट टू सी दैट दे डू इट, बोलता है ब्यूटीफुली एंड चीपली। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना है कि उसको सस्ते ढंग से कैसे करें। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का डेफिनेशन। एक और नीचे डेफिनेशन है लॉरेंस ए. एप्ले का, ये भी आप लिख लीजिएगा। वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 4 विशेषता बताइए। 4 फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहला फीचर्स है कि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोल रहा है कि श्रमिकों की कार्यकुशलता क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, नियमों का सख्ती से पालन होता है, स्ट्रिक्ट अप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स को हम स्ट्रिक्टली अप्लाई कर लेते हैं। मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन हो जाता है। परंपरागत प्रबंध का विरोध, ओपोजिशन टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जो पुराना मैनेजमेंट है उसका विरोध यहाँ पे होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 5 सिद्धांतों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाई हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया 14, उसमें से 5 के बारे में बताना है। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सभी लोगों में सही व्यक्ति को सही काम बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन वर्कर्स, राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही आदमी को सही काम बांटना डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप काम बांट देंगे लोगों के बीच में तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और काम अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना कि किसका क्या अधिकार है और किसका क्या उत्तरदायित्व। अगर हमको पता हो कि मेरा क्या अधिकार है यानी हमें क्या करना है, और ये भी पता हो कि क्या उत्तरदायित्व है, हमें क्या नहीं करना है, तो हम आसानी से काम को कर पाएंगे। डिसिप्लिन एक है, अनुशासन। अगर आप अपने फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप अनुशासन बनाए रखिए। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड भी एक प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल में से एक। ये बताता है कि कमांड जब भी मिलना चाहिए तो एक व्यक्ति द्वारा मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने जूनियर को कमांड करेगा तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और अच्छे से काम होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एक व्यक्ति करे ताकि वर्कर्स के बीच में किसी तरह का कोई डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें से टाइम स्टडी, समय अध्ययन कीजिए। समय अध्ययन से आपको पता चल जाएगा कि कितना समय लग रहा है किसी काम को पूरा करने में। मोशन स्टडी, गति अध्ययन कीजिए ताकि मोशन पता चले। फेटिग स्टडी, थकान अध्ययन कीजिए ताकि कब पता चले कि कब वर्कर थक रहा है। उसके अलावा मेथड स्टडी, किस मेथड से काम हो रहा है। उसके बाद कार्य का सरलीकरण एवं प्रमापीकरण, आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, किसी भी काम को सिंप्लीफाई करना होगा, आसान करना होगा और स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। स्टैंडर्डाइज करना होगा, प्रमापीकरण करना होगा। उसी को नीचे यहाँ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है चारों।
अप्रमापीकरण का उद्देश्य है, बस यही तक हम लोगों को था। ठीक है, अब प्रमापीकरण का मतलब होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक मानक तय करना, स्टैंडर्ड तय करना कि काम कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम लिख रहे हो तो झारखंड सरकार ने आपके लिए स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि 60% से ज़्यादा जो बच्चा लाएगा उस फर्स्ट डिवीज़न होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट डिवीज़न के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इस मानक को आप टच कर जाओगे तो आप फर्स्ट डिवीजनर कहलाओगे, इस मानक से नीचे रहोगे तो आप सेकेंड डिवीजनर कहलाओगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया, आपने मानक क्या डिसाइड किया। तो जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया उससे ऊपर जो जाएगा वो अच्छा होगा, उससे नीचे जो जाएगा वो खराब होगा। तो ये हम लोग चैप्टर 2 तक का पूरा कर लिए हैं। चैप्टर 3 अभी बन ही रहा है, तो चैप्टर 3 का अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसको देखिए और जो आपको अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप ज़रूर लिखिएगा ताकि हम लोगों को आगे वीडियो बनाने में भी मदद आएगा और हम लोगों के अंदर भी एनर्जी आएगा कि एक एक दिन में 6-6 वीडियो, 7-7 वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग आपके लिए डाल दें। और ये पूरा PDF आपको मेरे एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग वाले एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप जाके उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में आपको अभी आपको अवेलेबल वहाँ मिल जाएगा। लेकिन पूरा जब कंप्लीट होगा तब उसको आप प्रिंट करिएगा, ज़्यादा बेटर है। अभी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जो वीडियो देख के नहीं पढ़ पाता है। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।